गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ इज विकास योगी और योर मोस्ट वेलकम इन योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और गाइज इवनिंग का टाइम है, F1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ने का टाइम है। और माय डियर अभी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ रहे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी अपन पढ़ रहे हैं स्टेप्स ऑफ BT, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्टेप्स क्या होती हैं। 3 स्टेप अपन ने देखी थी। पहली स्टेप अपन डिस्कस कर चुके हैं, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द ब्लड। सेकेंड स्टेज अपन पढ़ रहे हैं क्रॉस मैचिंग ऑफ द ब्लड। और थर्ड स्टेप होती है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। तो माय डियर अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंड स्टेप क्रॉस मैचिंग ऑफ द ब्लड। और माय डियर क्रॉस मैचिंग के अंदर अपन ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा है। ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, किसने इसे डिस्कवर किया है, कैसे अपन क्रॉस मैच करते हैं। देन इन सभी चीज़ों के साथ साथ में अपन ने RS फैक्टर भी डिस्कस किए हैं कि साहब RS फैक्टर क्या होता है, कितने % लोगों में RS फैक्टर पाया जाता है, किस प्रकार से RS फैक्टर को अपन मैच करते हैं ताकि हीमोलाइटिक रिएक्शन नहीं हो। तो माय डियर ये सभी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे गाइज? RH इनकॉम्पेटिबिलिटी आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात तो आप मेरी ध्यान से सुनिएगा, जरा फोकस कीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भाई RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, RS का मतलब वही RS फैक्टर है, वही D एंटीजन है जो कल की क्लास के अंदर, कल की इवनिंग क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए RS के साथ में एक वर्ड और लगा है, क्या लगा है? इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पे देखो 2 टर्म होती हैं, एक तो कॉम्पेटिबिलिटी और कॉम्पेटिबिलिटी का अपोजिट होता है इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब आप कह सकते हो बेजोड़। बेजोड़ का मतलब मिसमैचिंग, यानी कि जिनके आपस के अंदर बनती नहीं है। कहने का मतलब जब RS फैक्टर के बीच में और अपनी बॉडी की एंटीबॉडीज के बीच में या अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम के बीच में जब आपस में बने नहीं, दोनों एक दूसरे के प्रति रिएक्शन करे, तो अपन इसे क्या कहेंगे? इनकॉम्पेटेबल कहेंगे, इनकॉम्पेटिबिलिटी कहेंगे। यानी कि मिसमैचिंग को, बेजोड़ को, यानी कि जब 2 चीज़ों के आपस के अंदर बनती नहीं है, वो दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं, आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, इसे क्या कहते हैं अपन? इनकॉम्पेटेबल कहते हैं। तो माय डियर इसी प्रकार अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी कि साहब RS इनकॉम्पेटिबिलिटी कैसे अपने को डिटेक्ट होती है, फिर कैसे अपने को RS इनकॉम्पेटिबिलिटी को अपन समझ पाएंगे। देन इसके साथ साथ में आपको इतना ध्यान में रखना है कि RS का मतलब D एंटीजन है, इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब D एंटीजन्स का ऐसी मिच मैचिंग जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हीमोलाइटिक रिएक्शन देखने को मिलती है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी में क्या होने लगती है? रिएक्शन होने लगती है। चलिए RS इनकॉम्पेटिबिलिटी का तो नाम आपने सुना ही सुना है, लेकिन इसके अलावा एक नाम आपने और सुना होगा, इसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस। माय डियर ड्यान रखना, जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस है ये एक प्रकार की ऑब्स्की एब्नॉर्मलिटी है, या फिर RS इनकॉम्पेटिबिलिटी भी ऑब्स्टेटिक एब्नॉर्मलिटी है, क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। इसलिए डिटेल के अंदर मैं आपको इसे OBG के अंदर पढ़ाऊंगा। यहाँ पर अपन ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन एक प्रकार से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होती क्या है और कैसे ये इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, कैसे ये RS फैक्टर की वजह से रिएक्शन होती है, कैसे हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है, कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। ये एक बार अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस। इसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं? EBF के नाम से अपन इसे जानेंगे। शॉर्ट में क्या कहेंगे अपन? EBF, यानी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस, या फिर शॉर्ट में EBF कहेंगे। अदरवाइज यू कैन से आल्सो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। कभी आपने ऐसा सुना होगा कि भाई बच्चे की यूट्रस के अंदर ही, बच्चेदानी के अंदर ही क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और वो डेथ किसकी वजह से हो जाती है? RS फैक्टर की वजह से। एक बार रिमेंबर कीजिएगा, कभी आपके नोटिस में आया होगा, आपने सुना होगा, प्रैक्टिस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि साहब RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से इनसाइड द यूट्रस फीटस की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो माय डियर जो बच्चेदानी के अंदर, जो यूट्रस के अंदर जो फीटस की डेथ हो जाती है RS फैक्टर के मिसमैचिंग की वजह से,
आर एस इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से इसी को अपन क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस के नाम से जानते हैं। और माय डियर, आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि आखिर आर एस इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से इनसाइड द यूट्रस फीटस की बेबी की डेथ कैसे होती है, आखिर क्या होता है ये आर एस इनकॉम्पेटिबिलिटी। और ध्यान रखना माय डियर, इस आर एस इनकॉम्पेटिबिलिटी की जो बीज होते हैं वो कहने का मतलब वो जस्टेशनल पीरियड में नहीं बोए जाते हैं। इस आर एस इनकॉम्पेटिबिलिटी के बीच जब ये कहने का मतलब मैरिज होती है, इंगेजमेंट होती है, और वो इंगेजमेंट होने से पहले मेल और फीमेल का क्या नहीं करते हैं, आर एस फैक्टर को अगर डिटरमाइन नहीं करते हैं, नहीं अगर मैच करते हैं, तो ऐसे केसेस में ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। इसमें फीटस का कोई दोष नहीं होता, फीटस का 1% दोष नहीं होता, केवल और केवल दोष किसका होता है, फीमेल और मेल का, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का, यानी कि मदर और फादर की वजह से ये नतीजा है, ये जो परिणाम है ये किसको भुगतना पड़ता है, फीटस को भुगतना पड़ता है। तो चलिए माय डियर, अपन जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये आर एस इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। तो माय डियर, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये इस तरफ अपन ने ले ली है फीमेल आप कह सकते हो, या फिर आप इसे वुमेन कह सकते हो, या माय डियर आप इसे मदर कह सकते हो, या माय डियर आप इसे क्या कह सकते हो, मदर कह सकते हो, या फिर आप इसे वाइफ भी कह सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर अपन मदर और फादर, हस्बैंड और वाइफ, मेल एंड फीमेल के अंदर क्या करेंगे, आर एस फैक्टर की मिस मैचिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक ही वर्ड लिख देता हूँ, मानो इमेजिंग दैट ये तो है मदर और ये इस तरफ है फादर, यानी कि इस तरफ कौन है, फादर है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा और पूरी बात सुनिएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। तो माय डियर, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी कब होती है, माय डियर ये तब होती है जब मदर तो क्या हो, आर एच नेगेटिव है। गाइस फोकस ऑन द पॉइंट, मदर तो क्या हो, आर एच नेगेटिव। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि आर एच नेगेटिव का मतलब मदर की जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब मदर क्या है, आर एच नेगेटिव है। इधर से अपन अगर बात करें कि साहब फादर, यानी कि फादर क्या हो, आर एच पॉजिटिव। मैं यहाँ पे माय डियर ये कहना चाह रहा हूँ कि आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी कब होती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस कब होता है। तो माय डियर ये तब होता है जब मदर तो आर एच नेगेटिव हो और फादर क्या हो, आर एच पॉजिटिव हो, यानी कि वाइफ आर एच नेगेटिव हो और फादर क्या हो, आर एच पॉजिटिव हो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि साहब आखिर मदर और फादर के, मदर के आर एच नेगेटिव होने से और फादर के आर एच पॉजिटिव होने की वजह से ये हीमोलाइटिक रिएक्शन क्यों होती है, ये आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी क्यों होती है, कैसे डी एंटीजन की वजह से हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है। तो अब इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जब मदर का जो आर एस फैक्टर है वो नेगेटिव है और फादर का क्या है, आर एस फैक्टर है पॉजिटिव है, मदर में डी एंटीजन नहीं है और फादर में डी एंटीजन है प्रेजेंट है। अब देखिएगा, जब इन दोनों का जब बच्चा होगा, यानी कि जब कोइटस एक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, प्लासेंटा इम्बेड होगा, प्लासेंटा बनेगा, फीटस के पार्ट्स बनेंगे, फीटस की बॉडी डेवलप होगी, ऑर्गन्स डेवलप होंगे। तो माय डियर ऐसे में होता क्या है कि जब एक यानी कि जब फीटस बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब जाइगोट बनता है, तो माय डियर इस जाइगोट में, इस फीटस में, इस बेबी में जो प्राइमरली जो आर एस फैक्टर डोमिनेंट करता है। भाई देखो, अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि सर जब आर एस तो यानी कि मदर तो आर एस नेगेटिव है और फादर आर एस पॉजिटिव है, तो हमें बताओ आप कि जो होने वाला फीटस है, जो बेबी है, वो आर एस पॉजिटिव होगा या फिर आर एस नेगेटिव होगा। यानी कि फीटस के अंदर जो फादर का आर एस फैक्टर है वो डोमिनेंट करता है या फिर मदर का आर एस फैक्टर है वो डोमिनेंट करता है, वो जाता है फीटस में। तो फॉर काइंड यू नॉलेज ध्यान रखना माय डियर,
फीटस के अंदर जो आरएस फैक्टर होता है ये फादर का डोमिनेट करता है, यानी कि अगर फादर अगर क्या है पॉजिटिव है, हस्बैंड अगर आरएस पॉजिटिव है तो माय डियर ध्यान रखना जो बनने वाला जो बेबी है ये भी क्या होगा RH पॉजिटिव होगा। लेकिन अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना, अगर फादर पॉजिटिव है तो ऐसे केस में फादर का आरएस फैक्टर डोमिनेट करता है, यानी कि फादर पॉजिटिव है तो बेबी भी फीटस भी क्या होगा आरएस पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर फादर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऐसे केस में मदर का आरएस फैक्टर डोमिनेट कर जाता है फीटस में, यानी कि अगर फादर अगर नेगेटिव है तो फिर डिपेंड करता है मदर के ऊपर। अगर फादर अगर नेगेटिव है तो अगर मदर अगर नेगेटिव है तो बेबी का आरएस फैक्टर भी नेगेटिव होगा। अगर मदर पॉजिटिव है तो मदर का जो अगर मदर पॉजिटिव है तो बेबी का आरएस फैक्टर क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो प्राइमरी होता है जो डोमिनेट करता है आरएस फैक्टर वो किससे करता है फादर से करता है। अगर फादर पॉजिटिव है तो बेबी ही पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर फादर अगर नेगेटिव है आरएस नेगेटिव है तो ऐसे केस में डोमिनेट कर जाएगा आरएस फैक्टर किसका मदर का, यानी कि मदर का जो आरएस फैक्टर होगा उस पर डिपेंड करेगा बेबी का आरएस फैक्टर क्या होना है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ फादर पॉजिटिव है सो बेबी भी यहाँ पर क्या हुआ है पॉजिटिव हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको समझाना चाहूँगा, क्या समझाना चाहूँगा भाई, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ क्या मदर और फीटस का ब्लड आपस में मिलता है? गाइस फोकस ऑन दिस पॉइंट है, क्या ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग जेस्टेशनल पीरियड क्या फीटस और मदर का ब्लड आपस में मिलता है? तो ध्यान रखना माय डियर, नेवर, कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पर जेस्टेशनल पीरियड के टाइम पर फीटस और मदर का ब्लड आपस में नहीं मिलता। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे नहीं मिलता, उधर से तो मदर का ब्लड यूट्रस से होता हुआ प्लासेंटा में आता है, इधर से फीटस का ब्लड अम्लाइकल कोड के अम्लाइकल वेम से अम्लाइकल आर्टरी से होता हुआ किस में जाता है प्लासेंटा के अंदर। तो प्लासेंटा के अंदर मदर और यानी कि मदर और फीटस का ब्लड आपस में मिलना चाहिए, लेकिन माय डियर ध्यान रखना नहीं मिलता है, क्योंकि प्लासेंटा के अंदर मदर और फीटस के ब्लड के बीच में एक दीवार होती है जिसे बैरियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसकी थिकनेस 0.025 mm होती है। ये दीवार, इस दीवार के इस पार तो होता है मदर का ब्लड और इस मेम्ब्रेन के इस पार होता है फीटस का ब्लड। सो प्लासेंटा के अंदर भी मदर और फीटस का ब्लड आपस में नहीं मिलता। ध्यान रखना अगर मिलता है तो आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि 28 वीक के बाद में फ्यू चांसेस, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मे बी फीटस और मदर का ब्लड आपस में क्या हो जाए एक्सपोज हो जाए। लेकिन ध्यान रखना बेसिकली नहीं होता है, ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मे बी अगर हो सकता है तो 28 वीक के बाद में मदर और फीटस का ब्लड आपस में एक्सपोज हो सकता है, कहीं पर आपस में मिल सकता है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी तौर पे तो आप एक बात ये कहोगे कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर और फीटस का ब्लड आपस में क्या नहीं होता, मिलता नहीं है, एक्सपोज नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना माय डियर, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पर ध्यान रखना फीटल ब्लड एक्सपोज हो जाता है मैटरनल ब्लड से। ड्यूरिंग डिलीवरी फीटस और मदर के ब्लड के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तब केस में देखिएगा ऐसा देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दोनों का ब्लड बेसिकली नहीं मिलता है, लेकिन लेबर प्रोसेस के टाइम पर दोनों के ब्लड के एक्सपोज होने के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फादर तो था RS पॉजिटिव, जिसकी वजह से बेबी भी क्या बना RS पॉजिटिव, यानी कि बेबी की RBC के अंदर क्या है डी एंटीजन है। इधर आप ध्यान से देखिएगा, मदर ऑलरेडी क्या थी RS नेगेटिव थी। तो जब लेबर प्रोसेस के टाइम पर जब मदर और फीटस का ब्लड जब आपस के अंदर मिला तो इस बेबी के जो RBC के ऊपर डी एंटीजन था, ये RBC और RBC के साथ में ये डी एंटीजन मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला गया। अब जैसे ही मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये RS पॉजिटिव यानी कि जब ये डी एंटीजन आया ड्यू टू एक्सपोज ऑफ द
ब्लड एट द टाइम ऑफ ए लेबर प्रोसेस। जब मदर की बॉडी में, मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डी एंटीजन आया, भाई मदर तो आरएस नेगेटिव थी, मदर की बॉडी ने कभी आरएस फैक्टर देखा ही नहीं, कभी डी एंटीजन देखा ही नहीं, तो मदर की जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है, ये इस डी एंटीजन के अंगेंस्ट क्या बनाती है, मेमोरी सेल्स यानी कि एंटीबॉडीज बना देती हैं। लेकिन अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, भाई ये एंटीबॉडी इतना करेंगी कि कुछ फ्यू अमाउंट के अंदर जो डी एंटीजन आया था उसको क्या कर देंगी, ये एंटीबॉडी मदर की किल कर देंगी। लेकिन बाकी जो एंटीबॉडी बच गई है या महिला, उन एंटीबॉडीज का क्या होगा, ये एंटीबॉडीज जो डी एंटीजन के अगेंस्ट बनी थी, जिनमें से कुछ एंटीजन ने तो जो थोड़ा सा डी एंटीजन आया था उसको किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन बाकी की एंटीबॉडीज बच गई हैं। तो माय डियर, ये बेबी तो सेफली क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। इस बेबी को ना तो हीमोलाइटिक रिएक्शन होगा, ना जॉन्डिस होगा, ना ही डेथ होगी। क्यों नहीं होगी डेथ, क्यों नहीं होगी हीमोलाइटिक रिएक्शन, क्योंकि जब बेबी का और मदर का जब ब्लड एक्सपोज हुआ तो ये लेबर प्रोसेस के टाइम पर हुआ, और जब मदर के अंदर डी एंटीजन किया, मदर की लिम्फोसाइट मोनोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई, तब तक तो ये नन्ही सी जान बाहर आ गई थी, तब तो ये मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर निकल गई थी। सो जो मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई डी एंटीजन के अगेंस्ट, वो इस न्यू बॉर्न के, वो इस बेबी के अंदर ट्रांसफर ही नहीं हो पाई। इसलिए इसकी जो डी एंटीजन है, इसका जो आरएस फैक्टर है, उसके ऊपर एंटीबॉडीज रिएक्शन नहीं करेगी। सो ये पहला बेबी तो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस पहले बेबी के बाद में चाहे से दूसरा बेबी हो, तीसरा बेबी हो, चौथा बेबी हो, पांचवा, छठवा, सातवां, 10, 12, 15, कितनी ही प्रेगनेंसी कंसीव हो, हर एक बेबी की, हर एक फीटस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है आफ्टर सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ फर्स्ट। यानी कि पहले फीटस तो, पहला बच्चा तो लाइव होगा, जिंदा होगा। जिंदा क्यों होगा, मैंने आपको बताया कि जब डी एंटीजन मदर की बॉडी में जाती है और लिम्फोसाइट मोनोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, तब तक तो बेबी की क्या हो लेती है, डिलीवरी हो लेती है। इसलिए ये एंटीबॉडीज बेबी के फीटस की बॉडी, फीटस के सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं आ पाती हैं। लेकिन अब ये एंटीबॉडीज़ कहाँ रहेगी, मदर की बॉडी के अंदर, मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रहेगी। इसलिए पहला बेबी तो लाइव हो गया। लेकिन अब जैसे ही ये कपल दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे इन फ्यूचर कितनी ही प्रेगनेंसी कंसीव करे, जो होने वाला फीटस है उसकी यूट्रस के अंदर ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका कारण जानिए। क्योंकि फादर पहले से क्या है, आरएस पॉजिटिव, इसलिए बनने वाला फीटस भी एब्सोल्युटली क्या बनना है, आरएस पॉजिटिव बनना है। यानी कि इसमें डी एंटीजन होगा। और पिछली प्रेगनेंसी के अंदर मदर और फीटस का लेबर टाइम पर ब्लड एक्सपोज होने की वजह से डी एंटीजन मदर की बॉडी में गया और मदर की मोनोसाइट लिम्फोसाइट ने क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। अब ये जो फीटस बना है, जो आरएस पॉजिटिव है, अब प्लासेंटा के थ्रू होती हुई ये डी एंटीजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस फीटस के, यानी कि दूसरे सेकेंड नंबर के फीटस के सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगी, और ये एंटीबॉडीज इस डी एंटीजन के साथ में रिएक्शन करेगी, जिससे कि फीटस के अंदर हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी, इरिथ्रोलाइसिस होगा, यानी कि आरबीसी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जब आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएगी, भाई फीटस को ऑक्सीजन कौन ला करके देगा, जिसकी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑटो सप्लाई नहीं हो पाएगी। आरबीसी ब्रेक डाउन होने की वजह से बिलोरुबिन लेवल भी ज्यादा हो जाएगा, जैसे जॉन्डिस का भी शिकार हो जाएगा। लेकिन माय डियर, यहाँ से जॉन्डिस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि इरिथ्रोलाइसिस होने की वजह से, आरबीसी नहीं होने की वजह से फीटस के ऑर्गन तक, फीचर के टिश्यू तक, फीटस के सेल्स तक अब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रही। तो कैसे फीटस इनसाइड द यूट्रस सर्वाइव करेगा, कभी नहीं करेगा, और फीटस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो माय डियर, आपके ये बात समझ में आई होगी। मेरी बात देखो, जस्ट 1 मिनट के लिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि जब आरएस पॉजिटिव फादर हो और आरएस नेगेटिव मदर हो, तो ऐसी कंडीशन में जो पहला बेबी होता है वो तो सक्सेसफुली लाइव डिलीवर होता है। लेकिन जब ये बेबी होता है तो लेबर प्रोसेस के टाइम पर मदर और फीटस का ब्लड एक्सपोज होता है, जिससे कि बेबी आरएस पॉजिटिव होने की वजह से डी एंटीजन मदर की बॉडी में चला जाता है, और मदर की बॉडी के अंदर डी एंटीजन के जाने की वजह से मदर की जो मोनोसाइट लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी
बना देती हैं, लेकिन जब तक ये एंटीबॉडी बनती है तब तक फीटस की डिलीवरी हो जाती है। इसलिए पहला बेबी तो सक्सेसफुली लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा, डिलीवर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव करे, जो नेक्स्ट रैंड की दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा जो होने वाला है वो लाइव नहीं होगा, उसकी यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी डेथ? कि भाई फादर आरएस पॉजिटिव था, सो फीटस भी आरएस पॉजिटिव होगा। जब फीटस आरएस पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? डी एंटीजन है। और प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर फीटस और मदर का ब्लड एक्सपोज होने की वजह से मदर की मोनोसाइट लिम्फोसाइट ने क्या बना ली थी? एंटीबॉडी बना ली थी। तो अब ये एंटीबॉडीज इस आरएस फैक्टर के डी एंटीजन के अंगेंस्ट जो प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी थी, ये एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस में चली जाती हैं और फीटस में जाकर के ये एंटीबॉडीज डी एंटीजन के साथ में रिएक्शन करती हैं, जिससे इरिथ्रोलाइसिस होता है और फीटस की इनसाइड द यूट्रस क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। माय डियर, क्लियर इतनी बात। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो चीज़ बहुत से लोग नहीं जानते हैं। ध्यान रखना, आपको देखने को मिला होगा कि ये आरएस इनकॉम्पेटिबिलिटी इतनी, कहने का इतनी कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इस आरएस इनकॉम्पेटिबिलिटी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ सब कंडीशन है। केवल इतना ही सफिशियंट नहीं है कि मदर तो आरएच नेगेटिव हो और फादर आरएच पॉजिटिव हो, केवल इतना ही सफिशियंट नहीं है। यहाँ पर दो सब कंडीशन और होती हैं। हे कम ऑन माय डियर, फोकस ऑन द पॉइंट। यहाँ दो सब कंडीशन और होती है। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी तभी होगी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलेस तभी होगा, पहली बात तो मदर आरएच नेगेटिव और फादर आरएच पॉजिटिव हो। दूसरी बात ईबीएफ होने का, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होने का, जैसे कि दोनों का, मदर और फादर का, हस्बैंड एंड वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन दिस पॉइंट। मदर और फादर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि मदर का भी ए ब्लड ग्रुप हो तो फादर का भी ए हो, मदर ए नेगेटिव और फादर ए पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में एब्सोल्युटली क्या होगी? आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मदर बी नेगेटिव है और फादर ए पॉजिटिव है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी हो, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, दोनों का ब्लड ग्रुप अगर डिफरेंट होता है तो ऐसे केस में कभी भी आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती है। पहली सब कंडीशन क्या है आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए? हिसाब, पहली बात तो मदर आरएच नेगेटिव होनी चाहिए, फादर आरएच पॉजिटिव होना। अगर देखो दूसरी बात यहाँ पे बात करें कि दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, मदर फादर का, दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर मदर ए ब्लड ग्रुप है तो फादर का भी ए ही होना चाहिए, मदर का बी है फादर का ही बी होना चाहिए, अगर मदर का ए बी है तो फादर का भी ए बी होना चाहिए, मदर का ओ है तो फादर का भी ओ होना चाहिए। अगर मदर का ए बी ब्लड ग्रुप है और फादर का ओ ब्लड ग्रुप है तो कभी भी ये रिएक्शन नहीं होगी। मदर का अगर ए ब्लड ग्रुप है, फादर का अगर बी ब्लड ग्रुप है तो कभी भी ये रिएक्शन नहीं होगी, भले ही फिर आरएच नेगेटिव हो मदर और फादर आरएच पॉजिटिव हो। तो मेरी बात आप समझ लीजिएगा क्या कि मदर के आरएच नेगेटिव और फादर के आरएच पॉजिटिव होने के साथ में आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या तो दोनों का ए ब्लड ग्रुप होना चाहिए, या दोनों का बी होना चाहिए, या दोनों का ए बी होना चाहिए, या दोनों का ओ होना चाहिए, तभी आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी। पहली सब कंडीशन तो यहाँ पे ये आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए। देन जो दूसरी सब कंडीशन होती है वो सब कंडीशन क्या है कि भाई आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए मदर ही नेगेटिव होनी चाहिए। हे गाइस फोकस ऑन दिस पॉइंट। अगर यहाँ पे मदर पॉजिटिव है और अगर फादर नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में कभी भी आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ रहे होंगे
कि ऐसा क्यों नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर मदर पॉजिटिव है और फादर अगर नेगेटिव है तो कभी भी RS इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर फादर नेगेटिव है तो फीटस के अंदर जो RS फैक्टर डोमिनेट करेगा वो किसका करेगा? मदर का करेगा। यानी कि फीटस का भी RS फैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बिकॉज मदर पॉजिटिव हो तो फीटस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि फादर यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। और अपन ने ये बात पहले ही जान ली कि अगर फादर पॉजिटिव है तो बेबी भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर फादर अगर RS नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में RS फैक्टर डोमिनेट करता है किसका? मदर का। या फादर नेगेटिव है और मदर पॉजिटिव है तो RS फैक्टर किसका डोमिनेट करेगा? मदर का। यानी कि मदर पॉजिटिव है इसलिए बेबी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब चाहे दोनों का ब्लड कितना ही आपस में मिल लो, सोचो एक बार, अब चाहे दोनों का ब्लड कितना ही आपस में मिल लो, फीटस और मदर दोनों में डी एंटीजन है, इसलिए न एंटीबॉडी बनेगी, न हिमोलाइटिक रिएक्शन होगी, न RS इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी और न ही आप इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिला से कह पाओगे माय डियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ध्यान रखना, इसलिए एक बात आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि भाई आजकल जब भी शादियां होती है, जैसे इंगेजमेंट होती है, भाई देखो अपने जो दादाजी हैं, पापा जी है, अम्मा जी है, दादी जी हैं, तो ये कहने का मतलब जन्म कुंडली मिलाते हैं शादी करने से पहले, गोत्र वगैरह कुछ ऐसे कुछ मिलाते हैं। अब आप समझदार हो गए हो और आप तो नर्सिंग ऑफिसर हो, इसलिए घर वालों से कह देना कि जन्म कुंडली चाहे से बाद में मिला लेना, लेकिन पहले क्या मिलाना जरूरी है? RS फैक्टर। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की नेगेटिव और लड़का पॉजिटिव हो और लड़की और लड़के का दोनों का ब्लड ग्रुप भी क्या हो? सेम हो। तो माय डियर ध्यान रखना, फिर मैरिज अगर देखो ऐसा नहीं करनी, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर माना कि ऐसी कंडीशन में अगर माना कि लड़की और लड़का, लड़की RS नेगेटिव है, लड़का RS पॉजिटिव है और लड़की और लड़के का ब्लड ग्रुप सेम है, तो श्योर है, पक्की बात है, पहला बच्चा तो लाइव होगा, लेकिन इसके बाद में होने वाले बच्चों की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। लेकिन मेडिकल साइंस ने इसका भी ट्रीटमेंट खोज निकाला है क्या? लेकिन जब तक पता नहीं लगता तब तक तो बेबी की क्या होगी? डेथ ही होगी। जब इस बात का पता लग जाए कि भाई मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है और मदर और फादर का दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने एक मेडिसिन का नाम सुना होगा RHD या फिर एंटी-डी के नाम से भी अपन इसे जानते हैं, जो कब लगाते हैं? जब मदर RS नेगेटिव और फादर RS पॉजिटिव हो और मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो, यानी कि मदर का भी A और फादर का भी A है, या फिर मदर का ही B और फादर का भी B है। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर है वो ऐसी कंडीशन में RSD यानी कि एंटी-डी 72 आवर्स के अंदर अंदर लगाई जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो आप एंटी-डी जो आप लगा रहे हो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एंटी-डी डिलीवरी के बाद में विद इन कितने समय के अंदर लगाई जाती है? तो माय डियर ध्यान रखना, विद इन 72 आवर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मेरे ख्याल से ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया हो, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है जिसके अंदर ये एंटी-डी वाला क्वेश्चन नहीं आया हो। ध्यान रखना, जो एंटी-डी होता है ये डिलीवरी के बाद में विद इन 72 आवर्स लगाते हैं। अब ये भी समझ लो यहाँ पे ये क्यों लगा, अभी तक आपने लगाया होगा या सिर्फ ये सुना होगा कि 72 आवर्स के अंदर लगाते हैं, सिर्फ यही सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं जाना होगा या फिर ये आपको नहीं सुनने को मिला होगा कि 72 आवर्स के अंदर ही क्यों लगा सकते हैं, 72 आवर्स के बाद में लगा दो क्या फर्क पड़ रहा है? भाई फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब मदर और फीटस का ब्लड जब आपस के अंदर एक्सपोज हो जाता है, गाइज मैं क्या कह रहा हूँ, जब मदर और फीटस का ब्लड जब आपस में एक्सपोज हो जाता है और डी एंटीजन मदर की बॉडी में चला जाता है, तो मदर की जो WBC है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इनको एंटीबॉडी बनाने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए 72 आवर्स चाहिए। यानी कि जब डी एंटीजन मदर की बॉडी में जाता है ड्यू टू एक्सपोजिंग ऑफ द मदर एंड फीटल ब्लड, तो ये डी एंटीजन मदर की बॉडी में जाने के बाद में जो एंटीबॉडी बनती है वो 72 आवर्स के बाद में बनती है। इसलिए एंटीबॉडी नहीं बने, एंटीबॉडी के सप्रेस करने, जो एंटीबॉडी बनने वाली है ये एंटीबॉडी नहीं बने, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को, डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को क्या करना, रोकने के लिए क्या लगाते हैं? एंटी-डी लगाते हैं। और ध्यान रखना, ये एंटीबॉडी डी एंटीजन के अगेंस्ट 72 आवर्स के अंदर बन जाती है। लेकिन अगर
एंटीबॉडी अगर बन गई तो फिर ऐसी कोई दवा नहीं है जो बनी हुई एंटीबॉडी को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सके, इसलिए एंटीबॉडी बनने ही नहीं देना, इसके लिए क्या लगाते हैं, एंटी डी लगाते हैं। क्लियर माय डियर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ से देखो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए मदर का RH नेगेटिव होना चाहिए, फादर का RH पॉजिटिव होना चाहिए। देन इसके अलावा सब कंडीशन क्या है, मदर और फादर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। मदर का ए तो फादर का भी ए होना चाहिए, मदर का बी है तो फादर का भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा है कि मदर RH नेगेटिव और फादर RH पॉजिटिव है, लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप B है और फादर का ब्लड ग्रुप A है, तो ऐसी कंडीशन में RH इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में 1 2 4 5 10 20 जितने चाहो उतने बच्चे पैदा कर सकते हो, श्रद्धानुसार कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। वेल डियर, तो ये तो किसकी बात थी, अपने RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात थी। लेकिन माय डियर यहाँ से एक चीज और आती है, आपने कभी नाम सुना होगा जिसे अपन कहते हैं ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। हे माय डियर, फोकस ऑन दिस पॉइंट है, यानी कि इसी प्रकार की एक इनकॉम्पेटिबिलिटी और होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। मे बी बहुत से बच्चों ने ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी का नाम नहीं सुना होगा, और कुछ लोगों ने अगर ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी का नाम अगर सुना है तो उन्हें मतलब नहीं पता होगा कि ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी का। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि जो फीटस और मदर का जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ये इनकॉम्पेटेबल है। यानी कि जैसे कि अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड को क्या करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं। दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि दोनों साथ साथ रह सके, दोनों लड़े नहीं, दोनों के ब्लड ग्रुप के बीच में रिएक्शन नहीं हो, इसे अपन क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट कहते हैं। लेकिन माय डियर यहाँ पे होता क्या है कि मदर और फीटस का जो दोनों का ब्लड ग्रुप होता है, अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, और ऐसी कंडीशन में इनकॉम्पिटेंसी देखने को मिलती है। यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप हो जाता है कि मदर का जो ब्लड ग्रुप होता है और जो फीटस का जो ब्लड ग्रुप होता है ये डिफरेंट है। दोनों में क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, दोनों में मदर और फीटस के अंदर सेम है। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस हो रही है, वही बीटी वाली कहानी यहाँ पे होती है। लेकिन एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अगर नॉर्मल जो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उससे हल्का सा डिफरेंट है। यहाँ पे भी जो रिएक्शन का इनकॉम्पेटिबिलिटी का जो कारण है वो एंटीजन एंटीबॉडी है, कि मदर की एंटीजन और फीटस के एंटीबॉडी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और जब 28 वीक के बाद में या फिर ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस जब दोनों के ब्लड आपस में एक्सपोज होते हैं तो ऐसी कंडीशन में एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिल जाती है, हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाती है, कहने का मतलब ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में बेबी की डेथ तो नहीं होती है, लेकिन जॉन्डिस यहाँ पे देखने को मिलता है हेमोलाइटिक रिएक्शन की वजह से, इरिथ्रोलाइसिस की वजह से। अब यहाँ से क्राइटेरिया देखिए कि ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी आखिर होती कैसे है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से एक वाइट पेज ये मिल गया अपने को, है ना। अपन समझ रहे हैं ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, ध्यान रखना ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसमें कभी भी फादर का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्टली इसमें मदर और फीटस की बात करते हैं। और ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी कब होती है, जब मदर का, हे गाइस फोकस ऑन दिस पॉइंट, जब मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो, O हो। ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी केवल कब होती है, जब मदर का ब्लड ग्रुप O हो और जो फीटस होता है यानी कि जो बेबी होता है इसका ब्लड ग्रुप या तो A हो या फिर फीटस का ब्लड ग्रुप क्या हो, B हो। अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है और फीटस का ब्लड ग्रुप A या फिर B, इन दोनों में से कोई भी एक है, तो ऐसी कंडीशन में इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अब इससे आगे मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप, क्या समझाने की आवश्यकता है कि अब इनकॉम्पेटिबिलिटी कैसे होगी, अब ब्लड कोएगुलेशन कैसे होगा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, बताओ देखे एक बार। चलो
हाँ बताओ, देखे सब बच्चे बताओ। चलो चलो फिर मैं बता दे। चलो कुछ बच्चे कंफ्यूज है, मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मदर का ब्लड ग्रुप तो क्या है, ओ है। तो जब मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो मदर के अंदर एंटीजन कौन सा होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि ओ का मतलब जीरो, जीरो का मतलब एंटीजन भी क्या है, जीरो है। मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ होने की वजह से कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीजन तो नहीं है माय डियर, लेकिन मदर के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो दोनों होती है, ए एंड बी, दोनों के दोनों एंटीबॉडी क्या है, प्रेजेंट है मदर के प्लाज्मा के अंदर। अब यहाँ से देखिए फीटस का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप होने का मतलब है फीटस में एंटीजन तो कौन सा है, ए है, लेकिन इस फीटस में जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, बी है। अब इधर देखिए फीटस में एंटीबॉडी बी और मदर में भी इधर एंटीबॉडी बी, तो यहाँ पे देखिए माय डियर ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में मिलेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं कहेंगे, यहाँ पर इनकॉम्पेटिबिलिटी कहेंगे। कहने का मतलब दोनों एंटीजन एंटीबॉडी सेम होने की वजह से आपस के अंदर मिल जाएंगे और ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर माय डियर। अब यहाँ से देखिए दूसरी बात है, दूसरा क्या कहूँगा मैं, माना कि यहाँ पे मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे ओ है, सो एंटीबॉडी क्या होगी, यहाँ पे ए बी होगी, लेकिन ए के बजाय फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो बी है तो एंटीजन तो क्या होगा इसके अंदर, बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। तो इधर ये सॉरी अपन ने कुछ उल्टा कर दिया है ना, एंटीबॉडी को मिला दिया, बल्कि एंटीजन एक बार दोबारा समझिए है ना, ए वाले का भी थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा तो अपोजिट हो गया है ना, तो दोबारा समझिए। मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके अंदर एंटीबॉडी क्या है, ए बी है। फीटस का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर एंटीजन भी क्या होगा, ए होगा। इधर फीटस के ब्लड ग्रुप ए होने की वजह से एंटीजन ए है, तो फीटस का एंटीजन ए और मदर का एंटीबॉडी ए, ये दोनों क्या हो गई, सिमिलर हो गई। लेकिन इधर बी एंटीबॉडी भी है और ए ब्लड ग्रुप होने की वजह से इधर बी एंटीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 50% चांसेज रहते हैं कि 50% केसेज में ये ब्लड कोएगुलेशन हो भी जाता है, बेबी को जॉन्डिस हो भी जाता है, इरिथ्रोलाइसिस हो भी जाता है फीटस में, और 50% केसेज में नहीं होता। इसका मतलब ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, इस प्रकार की इनकॉम्पेटिबिलिटी को अपन क्या कहेंगे, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसके अंदर इनकॉम्पेटिबिलिटी हो रही है। अब यहाँ से दूसरी बात आप समझिएगा कि साहब फीटस का ब्लड ग्रुप मानो यहाँ पर क्या है, बी है तो फीटस में एंटीजन भी क्या होगा, बी होगा। इधर मदर का ब्लड ग्रुप ओ था सो एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों है। इधर मदर की एंटीबॉडी क्या है, बी, इधर फीटस का एंटीजन क्या है, बी, यानी कि ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो गए, सेम हो गए तो मतलब ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी, इरिथ्रोलाइसिस होगा, बेबी में क्या होगा, जॉन्डिस होगा। लेकिन यहाँ भी 50% चांसेस ही होते हैं। इसलिए माय डियर ये कोई कॉमन नहीं है, बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है, लेकिन आखिर ऐसा भी होता है। RS इनकॉम्पेटिबिलिटी के साथ में ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी भी होती है। तो माय डियर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी और ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज आपके पूरे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपना डाउट मुझे सेंड कर सकते हो। आपके डाउट का रिजोल्व, आपके डाउट को सोल्व करने की मैं पूरी कोशिश, आपकी पूरी हेल्प करूँगा। क्लियर माय डियर। देन इसके बाद में अपन ने देखा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी देखी अपन ने, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी अपन ने देखी, और माय डियर इन दोनों के बाद में अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे, किसकी बात करना चाहेंगे अब, डिटर्मिनेशन ऑफ ए ब्लड ग्रुप इन ए फीटस, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन बेबी और ए फीटस, कि भाई जो यूट्रस के इनसाइड जो फीटस है या फिर जो बेबी है, इनके अंदर ब्लड ग्रुप यानी कि फीटस में या फिर बेबी में ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है। जैसे कि अगर देखो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अभी तक तो माना कि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, लेकिन देखिए डे बाय डे नर्सिंग के अंदर क्वेश्चंस की डेप्थ बढ़ती जा रही है। और मैंने कहा था, मैंने आपको एडवांस पढ़ाने का वादा किया था, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इन फ्यूचर डेफिनेटली 100%
कंडीशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे क्वेश्चन यहाँ से क्या मिलेंगे कि भाई मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बताइए बेबी का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। क्या मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो बेबी कौन से ब्लड ग्रुप का होगा। क्या ए ब्लड ग्रुप का होगा, या बेबी का ब्लड ग्रुप बी होगा, या फिर ए बी होगा, या फिर ओ होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, या फिर क्वेश्चन यहाँ से दूसरी फॉर्म का, दूसरी वेराइटी का और बन सकता है। कैसे, ऐसे कि आप कैसे दे दे कि साहब मदर और फादर का, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो ऐसी कंडीशन में निम्न में से फीटस का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। इस प्रकार का भी आपका क्वेश्चन है देखने को। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, जिसके लिए मैं आपको पहले बताऊंगा और अपन प्रैक्टिस करेंगे अपने ग्रुप के अंदर सभी क्वेश्चंस की। तो माय डियर अभी एक बार समझ लेते हैं कि कैसे फीटस का ब्लड ग्रुप बनता है, कैसे डिटरमाइन होता है फीटस का ब्लड। अपन कैसे पता लगाएंगे कि जब मदर बी ब्लड ग्रुप की और फादर ओ ब्लड ग्रुप का हो, तो ऐसी कंडीशन में फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका बड़ा एक आसान सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर एक बार आपने यूँ देख लिया तो कभी भी आप इसे भूलोगे नहीं, और चुटकियों के अंदर आप क्या कर पाओगे, फीटस का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर पाओगे सेकंडों के अंदर। अपन इसकी एक सिंपल सी ट्रिक देखते हैं, जिसकी वजह से अपन क्या करेंगे, मदर और फादर के ब्लड ग्रुप के द्वारा फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होगा इस बात का पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिएगा, इधर ये मदर है और इधर ये फादर है। माना, क्या माना कि यहाँ पर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है। कम ऑन फोकस ऑन दिस पॉइंट। क्या कह रहा हूँ मैं, मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है। तो माय डियर अब यहाँ से क्या करना है, मदर का ब्लड ग्रुप तो ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो यहाँ से फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होगा इस बात का पता लगाने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है। क्या करना है कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है ना, तो ए के पास में क्या लगा देना है, फ्री का एक ओ लगा देना है एज ए गिफ्ट। देन फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो बी के पास में भी क्या बना देंगे, ओ लगा देंगे अपन। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर मदर का ब्लड ग्रुप तो ए है तो इसके पास में ओ कहीं को लगाया, फादर का ब्लड ग्रुप तो बी है तो इसके पास में ओ कहीं को लगाया। भाई ओ इसलिए लगाया ताकि अपने को पता लग सके कि फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये जो ओ मैंने यहाँ पे लगाया है ये रिजल्ट बनाने के लिए लगाया है, ताकि एग्जैक्टली पता लग सके फीटस के अंदर ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी कि रिजल्ट बनाने के लिए एक प्रकार से आप इसे मेमोनी कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो, कि जो भी मदर फादर का ब्लड ग्रुप होता है उनके पास में एक एक ओ लगा देना है। अब देखिए इधर अपन ने ए के पास में भी ओ लगा दिया, बी के पास में ओ लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इन सभी को एक दूसरे से क्रॉस मैच करवाना है। कैसे करवाना है, पहले को पहले से और फिर पहले को दूसरे को, फिर दूसरे को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से। कैसे करवानी है एक बार ध्यान दीजिएगा। ये क्रॉस मैचिंग कैसे करवाएंगे आप ये क्रॉस मैचिंग ऐसे करवाएंगे कि भाई इधर ए है तो पहले अपन ए को क्रॉस मैच करवाएंगे बी से, फिर इस ए को क्रॉस मैच करवाएंगे अपन ओ से। तो ये पहली क्रॉस मैचिंग होगी। अगर अपन ने ए को अगर बी से क्रॉस मैच करवाया तो क्या बनेगा, यहाँ पर ए बी बनेगा। अगर अपन ने ए को अपन ने क्रॉस मैच करवाया किससे, ओ से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए और ओ बनेगा। ये तो पहली क्रॉस मैचिंग होगी। अब इस ओ को भी क्रॉस मैच करवाना है। अब यहाँ देखिए ओ को अगर अपन क्रॉस मैच करवाए किससे, बी से, तो क्या बनेगा, यहाँ पे ओ बी बनेगा। अगर ओ को अपन क्रॉस मैच करवाए किससे, ओ से, तो यहाँ भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। इधर एक ये ओ और इधर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करवानी है, करो उठा करके जो पहले वाला है पहले इसको दोनों से क्रॉस मैच करवाना है, फिर जो दूसरे वाला लेटर है फिर इसको इन दोनों से क्रॉस मैच करवाना है। तब यहाँ पे देखिए इसके बाद में आपके पास में रिजल्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि ए बी है, ए ओ है, ओ बी है और ओ है। लेकिन अभी तक ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन
नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अभी रिजल्ट बनाना है, अभी अपने को कट करना है। क्या कट करना है? ओ को ओ से क्या करना है? कट करना है। इधर देखो ये ओ है, तो इस ओ से ये ओ क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डबल ओ, कहीं पर भी डबल ओ हो, डबल ओ का मतलब समझना है आपको सिंगल ओ ही। डबल ओ का मतलब दो बार ओ नहीं है, डबल ओ का मतलब क्या है? सिंगल। ऐसा नहीं करना कि इस ओ से आप इस ओ को भी काट दो, नहीं। ये ओ कब है? जब ए बी या ए बी के साथ में कहीं अगर ओ हो तो फिर ये एक दूसरे से कटेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एक ओ है, इधर भी ओ है, तो ये ओ इससे कट गया। तो अब इसके बाद में आपके पास में क्या बचा है? एक तो आपके पास में बचा है ए बी, क्या बचा? एक तो अपने पास में ए बी बचा है। देन ए बी के बाद में क्या बचा है? ए बचा है। ए के बाद में ये क्या बचा है? बी बचा है। बी के बाद में डबल ओ का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ओ होगा। इसका मतलब आपको समझना है, क्या समझना है? कि जब मदर का ब्लड ग्रुप ए हो और फादर का ब्लड ग्रुप बी हो, तो ऐसी कंडीशन में जो फीटस है इसका ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, फीटस का ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, फीटस का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। यानी कि सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। 25% चांसेस रहते हैं ए बी के, 25% चांसेस रहेंगे ए के, और 25% ही चांसेस रहेंगे बी के, और माय डियर 25% ही यहाँ से चांसेस रहेंगे किसके? ओ ब्लड ग्रुप होने के। इतनी बात समझ में आई आपको? तो इस प्रकार से क्या करवाएंगे अपन? क्रॉस मैच करवाएंगे। तो यहाँ पर सभी ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं। यानी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए हो और फादर का ब्लड ग्रुप अगर बी हो, तो फीटस का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। सभी कोई सही ब्लड ग्रुप हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ से मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जैसे कि भाई, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि अपन यहाँ से कहें कि साहब जो मदर है, इस मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। इधर ये ओ माय गॉड, सॉरी। यानी कि अपन क्या कह रहे हैं कि भाई इधर से ये कौन है? ये मदर है। यहाँ पर देखिए मदर का ब्लड ग्रुप ए है, और इधर से ये फादर है, फादर का मैं थोड़ा सा आगे छोटा कर लेता हूँ ताकि सभी लेटर्स यहाँ पे आ जाए। यानी कि ये मदर है और ये फादर है। मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए है और फादर का ब्लड ग्रुप भी ए है। यानी कि जब मदर का ब्लड ग्रुप भी ए हो और फादर का ब्लड ग्रुप भी ए हो, तो ऐसी कंडीशन में फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होगा? भाई निकाल लेते हैं, हमारे पास तरीका है। क्या तरीका है? दोनों के साथ में एक एक ओ क्या लगा दो, फ्री का क्या लगा दो? ओ लगा दो, और दोनों को क्या करवा दो? आपस में क्रॉस मैच करवा दो। किस प्रकार से? इस प्रकार से पहले ए को क्रॉस मैच करवाएंगे ए से। तो जब ए को क्रॉस मैच अगर अपन ए से करवाएंगे तो क्या आएगा? ए। फिर अपन ए को क्रॉस मैच करवाएंगे किससे? ओ से, तो क्या आएगा? ए ओ। फिर अपन ओ को क्रॉस मैच करवाएंगे ए से, तो क्या आएगा? ओ ए। फिर अपन ओ को क्रॉस मैच करवाएंगे किससे? ओ से, तो क्या आएगा? यहाँ पे डबल ओ आएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जहाँ पर ओ कटने वालों वहाँ पर ओ काट दो। यहाँ पे देखो, इस ओ से ये ओ यहाँ पे कट जाएगा। इस डबल ओ का मतलब क्या होता है? सिंगल ए हो सकता है, सिंगल ए होता है। इधर देखिए, यहाँ पर भी डबल ए है, इसका मतलब भी क्या है? सिंगल ए है। यानी कि इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए। तो अपने को पता है एक रिजल्ट का कितना % होता है? 25% होता है। और एक कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 25 की 75, यानी कि जो होने वाला फीटस है इसके अंदर 75% केसेस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। लेकिन इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? 25% केसेस में ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। किसका? फीटस का। क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, और यहाँ पर भी ए। यानी कि यहाँ पे डबल ए है, इसका मतलब सिंगल ए मानेंगे। जैसे कि यहाँ डबल ओ का मतलब क्या है? सिंगल ओ है। तो यहाँ पे देखिए, ए 3 बार आ रहा है और अपने पास कुल 4 वैल्यू है। एक वैल्यू का मीन यहाँ पे 25% है, एक वैल्यू का वेट यहाँ पे 25% है। सो ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 25 थी 75, यानी कि 75% चांसेस हैं इसके अंदर कौन से
ब्लड ग्रुप होने के, ए ब्लड ग्रुप होने के, और 25% केसेस में कौन सा हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप। जैसे कि भाई अपन यहाँ पे कहें कि भाई 100 मदर और फादर हैं, जिनके अंदर 100 के अंदर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप भी ए है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये 100 के 100 यानी कि जब यहाँ से कंसीवमेंट होगा, प्रेगनेंसी कंसीव होगी, तो 75 बच्चों का तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, और 25 बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर किसी भी बच्चे का बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, किसी भी बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, या तो ए ब्लड ग्रुप होगा या फिर ओ ब्लड ग्रुप होगा। ध्यान रखना, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप भी ए है, और अगर फीटस का ब्लड ग्रुप अगर बी है या फिर ए बी है, तो समझ जाना माय डियर, क्या तो मम्मी दूसरी थी या फिर यहाँ पे पापा दूसरे थे। कहने का मतलब ये, कहने का मतलब कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे केस में बेबी का ब्लड ग्रुप बी या फिर ए बी कभी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या फिर ओ होगा। और 75% ज़्यादा कौन सा होगा, ए होगा। 25% कम किसके चांसेस रहेंगे माय डियर, यहाँ से ओ ब्लड ग्रुप के चांसेस ही रहेंगे। क्लियर माय डियर इतनी बात। तो ये इस प्रकार से अपन पता लगाते हैं कि जब मदर और फीट यानी कि मदर और फादर में जब ब्लड ग्रुप अलग अलग हो या फिर सेम हो, जैसे भी हो, तो यहाँ से फीटस का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, ज़्यादा कौन सा हो सकता है, कम कौन सा हो सकता है, और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। क्लियर इतनी बात। ध्यान रखना, अभी जैसे अपनी क्लास होती है, मैं 1 2 4 5 कुछ क्विज डालूंगा। किसके क्विज डालूंगा, इसे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के क्लास के 5 मिनट के बाद में सभी एक बार 10 मिनट के लिए ग्रुप में आ जाइएगा, ताकि आपको क्विज सोल्व करने को मिल जाइए ना। क्लियर इतनी बात। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट एक चीज़ आप यहाँ से और जान लीजिए, इन ब्लड ग्रुप्स यानी कि एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी और डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन फीटस। इसके बाद में आपने नाम सुना होगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, बिकॉज अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, साइंटिस्टों को भी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन एज ए नॉलेज, एज ए एग्जामिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है। अब यहाँ से देखिए, इसे बॉम्बे यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा, ए ब्लड ग्रुप के अलावा, ए बी ब्लड ग्रुप के अलावा, बी के अलावा, ओ के अलावा भी ब्लड ग्रुप होते हैं, जिनमें से एक कौन सा है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए, इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि माय डियर जो मुंबई है, क्या है, मुंबई है, मुंबई के अंदर एक 21 साल की एक लड़की थी, और माय डियर जब इस 21 साल की लड़की को ब्लड की आवश्यकता हुई, तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और जब इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए जब इसका ब्लड ग्रुप पूछा गया, तो उसे नहीं पता कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। जब नहीं पता, तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए ब्लड सैंपल लेकर के लैब में भेज दिया गया कि साहब इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। लेकिन जब इसके सैंपल की रिपोर्ट आई, तो सभी डॉक्टर्स आए, कैसे, सभी डॉक्टर्स को एक नई चीज़ सीखने को मिली, सभी डॉक्टर्स को एक नया यहाँ से देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि भाई इस 21 साल की बच्ची का जो ब्लड है, इसकी जो आरबीसी है, इसकी आरबीसी के ऊपर ना तो ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, और ना ही डी एंटीजन। इसकी आरबीसी पे ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन, जो एंटीजन होते हैं उनमें से कोई भी एंटीजन नहीं है। इसकी तो जो आरबीसी है, इसके ऊपर एक अलग ही प्रकार का क्या है, डी एंटीजन। इस प्रकार का राउंड शेप का अलग ही प्रकार का क्या है, एक डी एंटीजन है। माय डियर, कहने का मतलब डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ऐसा डी एंटीजन कभी भी नहीं देखा। और माय डियर, इस ब्लड ग्रुप को, इस बच्ची के ब्लड ग्रुप को, जो अपने इंडिया के जो टॉप के साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम क्या है, YM भिंडे, YM भिंडे, टॉप लेवल के साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। इस ब्लड को इन YM भिंडे नाम के साइंटिस्ट के पास में
भेज दिया गया। और जब उन्होंने इस ब्लड ग्रुप की, इस आरबीसी की जब स्टडी की और स्टडी की तो पता लगा, और भी अच्छे से पता लगा कि यार इसके अंदर ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, इसके आरबीसी पे तो एक अलग ही एंटीजन है। ये जो अलग ही एंटीजन है, इस एंटीजन को इन्होंने कहा, वाई एम बेंडे साइंटिस्ट ने इसे क्या कहा, इन्होंने इसे कहा एच एंटीजन का। क्या कहा इसे इन्होंने? एच एंटीजन। इसलिए ध्यान रखना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को एच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, एच ब्लड ग्रुप के अंदर भी इसे कौन सा एच कहते हैं? H1 ब्लड ग्रुप। क्योंकि बॉम्बे की तरह ही इंदिरा भी होता है, और इंदिरा के अंदर भी जो एंटीजन होता है उसे भी एच एंटीजन का ही नाम दिया गया है। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन और इंदिरा वाला एंटीजन है, ये ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन ये एच यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के जैसा एंटीजन भी नहीं है। इंदिरा की आरबीसी के ऊपर भी एक अलग ही एंटीजन है। तो इंदिरा वाले की आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उसे H2 एंटीजन कहा गया, और बॉम्बे वाले की जो आरबीसी पे एंटीजन है उसे H1 एंटीजन कहा गया। इसलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? H1 ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और माय डियर, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी तक यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। साइंटिस्ट अभी तक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो चीज़ इसके बारे में सीखने को मिली है, वो ये सीखने को मिली है इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या कि भाई ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ना, ये सिमिलर होता है। ये सिमिलर होता है किसकी? यानी कि अगर इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप के गुण अगर किसी से मिलते हैं तो वो मिलते हैं ओ ब्लड ग्रुप से। किससे मिलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप से। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो दे तो किसी को भी सकता है, किसी को भी डोनेट कर सकता है। ओ वाला ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ वाला ओ को भी दे सकता है। लेकिन ओ वाला ले किससे सकता है? केवल ओ से ले सकता है। तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये किसकी तरह काम करता है? ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है। ओ ब्लड ग्रुप की तरह का मतलब कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अपना ब्लड डोनेट तो किसी को भी कर सकता है, लेकिन जब इसको आवश्यकता हो, जब इसको लेना हो, तो ये केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है और किसी से भी नहीं ले सकता। और किसी का ब्लड अगर दोगे तो ऐसी कंडीशन में हीमोलाइट्रिक रिएक्शन होगी। अब यहाँ से अगर पूछो कि सर ऐसा क्यों होता है कि बॉम्बे वाला ब्लड ग्रुप है वो दे तो किसी को भी सकता है, लेकिन ले सिर्फ अपने वाले से ही, बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है? तो माय डियर, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है, अभी चल रही है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक यही पूछा गया है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप के सिमिलर होता है, कौन से ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है? तो ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है। यानी कि बॉम्बे वाला दे तो किसी को भी सकता है, लेकिन ले केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही सकता है। फिर ध्यान रखना, इसके बाद में एक आता है इंदिरा ब्लड ग्रुप। ध्यान रखना, ये जो इंदिरा ब्लड ग्रुप है, ये इंदिरा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन पाया गया था, कहाँ पे पाया गया था माय डियर? गुजरात का जो सिटी है, कौन सा? सूरत। यानी कि गुजरात के सूरत सिटी के अंदर एक पर्सन था जिसका नाम था रामेश्वर। क्या नाम था उसका? रामेश्वर नाम था। जब इस रामेश्वर को ब्लड की आवश्यकता हुई, जब उसका ब्लड ग्रुपिंग टेस्टिंग किया गया, तो भाई इस रामेश्वर की भी जो आरबीसी थी, इस आरबीसी के ऊपर ना तो ए एंटीजन था ना बी टाइप का एंटीजन था, इसकी आरबीसी के ऊपर भी एक अलग ही प्रकार का एंटीजन था। और इस रामेश्वर के ब्लड को भी स्टडी के लिए भेज दिया गया सेम साइंटिस्ट जिनके पास में बॉम्बे ब्लड ग्रुप को भेजा गया था, वाई एम भेंडे के पास में, वाई एम भेंडे नाम के साइंटिस्ट के पास में, जो अभी भी, कहने का मतलब अभी भी इसके ऊपर क्या चल रही है? रिसर्च चल रही है। और जब इन्होंने, वाई एम भेंडे नाम के साइंटिस्ट ने इस ब्लड ग्रुप को स्टडीज किया गया, तो इन्होंने देखा कि यार इस रामेश्वरम की जो आरबीसी है, इसके ऊपर भी ना तो ए टाइप का एंटीजन है ना बी टाइप का एंटीजन है, इसके ऊपर भी एक अलग ही प्रकार का एंटीजन है। इस एंटीजन को इन वाई एम भेंडे ने क्या नाम दिया? एच एंटीजन।
लेकिन ध्यान रखना जो बॉम्बे वाला एच एंटीजन था उसकी स्ट्रक्चर अलग है और इस इंदिरा वाले की स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। इसलिए बॉम्बे वाले को H1 एंटीजन कहा गया और इंदिरा वाले को कौन सा कहा गया, H2 एंटीजन कहा गया। और आपको पता है ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन एंटीजन के बेस पे किया जाता है, इसलिए इंदिरा ब्लड ग्रुप को H2 ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। जैसे अपन बॉम्बे को H1 ब्लड ग्रुप कह रहे थे, इसी प्रकार इंदिरा को भी क्या कह सकते हैं, H2 ब्लड ग्रुप कह सकते हैं। और ध्यान रखना ये इंदिरा ब्लड ग्रुप भी सेम किसकी तरह काम करता है, बॉम्बे की तरह ही, यानी कि इंदिरा ब्लड ग्रुप भी सेम किसकी तरह काम करता है, ओ ब्लड ग्रुप की तरह। यानी कि इंदिरा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, H2 ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अपना ब्लड डोनेट तो किसी को भी कर सकता है, लेकिन ये ले केवल इंदिरा ब्लड ग्रुप से ही सकता है। यहाँ से ध्यान रखना इंदिरा में जो IN है, IN स्टैंड्स फॉर इंडिया, IN का मतलब इंडिया है और R का मतलब जो पर्सन था जिसके अंदर ये ब्लड ग्रुप फाइंड आउट हुआ है, रामेश्वर, उसके नाम से है। तो इंदिरा में IN से इंडिया और RA से क्या उस पर्सन का नाम है रामेश्वर। क्लियर माय डियर। तो ये किसकी बात थी, इंदिरा ब्लड ग्रुप की बात थी। और ध्यान रखना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये अजीबो गजीब जो ब्लड ग्रुप है ये इंडिया में ही है, नहीं। ध्यान रखना ये इंदिरा और ये कोलिटोल अपने इंडिया और चाइना के अंदर कॉमन है। इंडिया और चाइना के अलावा और किसी कंट्री में बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इंदिरा ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता है। ये इंदिरा और बॉम्बे केवल इंडिया और चाइना में ही देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना बॉम्बे जैसे अजीबो गजीब ब्लड ग्रुप है, इंदिरा जैसे अजीबो ब्लड ग्रुप है, इस प्रकार के अजीब ब्लड ग्रुप है जिनके एंटीजन के बारे में या फिर जिनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास में नहीं है। इस पूरी दुनिया के अंदर ए बी बी और ओ के अलावा 7 ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो अननोन है, जिनके बारे में कोई कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। जैसे इंदिरा के बारे में नहीं कह सकते, जैसे बॉम्बे के बारे में नहीं कह सकते। तो माय डियर इस पूरे यूनिवर्स के अंदर 7 ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जिनके बारे में अभी पूरी तरह से रिसर्च नहीं हो पाई है कि भाई इनमें ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, इनमें ये अलग ही प्रकार का एंटीजन है। ये एंटीजन कहाँ से आया है, ये एंटीजन किससे बना है, ये एंटीजन कैसे काम करता है, क्या है, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं है। इस प्रकार के ब्लड ग्रुप है, अजीबो गजीब ब्लड ग्रुप है। इस पूरे यूनिवर्स में 7 ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो ना ए टाइप के हैं, ना बी टाइप के हैं, ना ए बी टाइप के हैं, ना ओ ब्लड ग्रुप है, इनसे अलग ही ब्लड ग्रुप है। इन 7 ब्लड ग्रुप के समूह को क्या कहा जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोलिटोल के नाम से जाना जाता है। इस कोलिटोल में इंडिया का इंदिरा एंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी शामिल है। इसके अलावा 5 ब्लड ग्रुप और शामिल हैं, जो एक रसिया का है, एक US का है, केन्या का है और भी कुछ देश हैं। 5 और हैं। कहने का मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 7 जो अननोन ब्लड ग्रुप वाला जो सिस्टम है उसे क्या कहते हैं, कोलिडोल कहते हैं। अपने इंडिया में H2 और H1 है। H1 को बॉम्बे कहा जाता है, H2 को अपन इंदिरा कहते हैं। बॉम्बे और इंदिरा दोनों ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करते हैं, यानी कि बॉम्बे और इंदिरा वाला पर्सन दे तो सभी को सकते हैं, लेकिन ले केवल सेम से ही सकते हैं, अपने ब्लड ग्रुप के समान से ही ले सकते हैं। क्लियर माय डियर। तो माय डियर ये थी अपनी बातें ब्लड ग्रुप्स की अपनी बात थी यहाँ से। और माय डियर ब्लड ग्रुप्स के बाद में अभी अपन पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे क्या, अब देखिए ब्लड ग्रुप के साथ में अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गई हैं। कौन कौन सी, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द ब्लड, और दूसरी स्टेप कौन सी, क्रॉस मैचिंग ऑफ द ब्लड। अब इसके बाद में तीसरी स्टेप आती है, क्या आती है, कलेक्शन ऑफ द आर्टिकल्स एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। तो माय डियर अपने को क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, ये सभी आर्टिकल्स, इन सभी का नाम, क्या क्या ड्रिप सेट होता है, क्या इस प्रकार का फिल्टर काम में लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, क्या साइड सिलेक्शन करते हैं, कैसे साइड को चूज करते हैं, ये सभी चीज़ें अपन नेक्स्ट की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर माय डियर, ऑल क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे भाई किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहा, बताते रहना मुझे, है ना, किसी के ऊपर से जा रहा हो या फिर
और कोई अगर स्टडी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताते रहना बच्चों ना। और देखो, अगर आपने पढ़ने का ठान ही लिया है, नर्सिंग ऑफिसर बनने का ठान ही लिया है, तो माय डियर क्लासेज आप कंटिन्यू अटेंड करते रहना। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो मेरे पास में भेजना, ताकि उन डाउट्स का सॉल्यूशन मैं आपके पास में सेंड कर सकूँ, आपके साथ में शेयर कर सकूँ। क्लियर? वेल क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? स्टडी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेल बहुत अच्छा। तो थैंक्स ए लॉट ऑल माय डियर से, एंड हैव ए गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। मिलते हैं कल मॉर्निंग में ओबीजी के साथ में। प्यूबर्टी अपना चल रहा था, इसके बाद का जो अपन डिस्कस करेंगे, कोई नई टर्म भी डिस्कस करेंगे, प्यूबर्टी को भी अपन कंप्लीट करेंगे। प्यूबर्टी के अंदर रह गया था अपना यूटेरो सर्वाइकल रेशियो और टाइप्स ऑफ द प्यूबर्टी, जो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ में अगली टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कस करेंगे। Thanks a lot everyone. Good night.